वाराणसी के कैंट स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ के संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान दून एक्सप्रेस के महिला बोगी से 60 कछुए बरामद किए गए। ये कछुए बोरे और बैग में भरकर बंगाल ले जाए जा रहे थे। सुरक्षा बलों को कछुए लावारिस हालत में मिले। जीआरपी इंस्पेक्टर हेमंत सिंह के मुताबिक बरामद कछुए की कीमत करीब 12 लाख रुपए आकी गई है। वन विभाग को सूचना देकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि इन कछुओं का इस्तेमाल तंत्र मंत्र जैसे कार्यों में किया जाना था। ये आज संयुक्त चेकिंग हो रही थी जीआरपी आरपीएफ के द्वारा। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे दून एक्सप्रेस आई जिसमें महिला बोगी को चेक किया गया, जिसमें बोरे में व पिट्ठू बैग में करीब 60 कछुए जिंदा जो कि सॉफ्ट सेल टर्टल प्रजाति के हैं पकड़ा गया है और वन विभाग को सूचना दे दिया गया है। वन विभाग की टीम आ गई है और इनके सुपुर्द किया गया। कहाँ से कहाँ जा रहा है? ये चेकिंग के दौरान ये उसमें महिला बोगी में पकड़ा गया है और ये हावड़ा की तरफ जा रहा था बंगाल में। किस प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे। कितने की माल लगभग? इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग करीब 12 लाख रुपए होगी। कौन कौन लोग साथ में थे चेकिंग दौरान? इसमें संयुक्त चेकिंग थी जिसमें आरपीएफ जीआरपी दोनों ने मिलकर कार्रवाई किया है। कोई पकड़ा भी गया? नहीं, ये लावारिस व्यवस्था में मिला है, कोई पकड़ा नहीं है। ये कितना होता क्या है? इसमें लोग अपने ले जाते हैं तंत्र मंत्र और विभिन्न क्रियाओं के लिए अपना ले जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में संकट मोचन मंदिर में चल रहे 6 दिवसीय संगीत समारोह के दूसरे दिन रामेश्वर मठ के स्वामी नारायणानंद तीर्थ संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के वेद पाठी बटुकों ने भी शास्त्रीय संगीत का आनंद लिया। काशी धर्मपेठ राजस्थान जगत गुरु स्वामी नारायण मंदिर के उत्तराधिकारी शिष्य स्वामी लखन स्वरूप ब्रह्मचारी एवं मठ प्रबंधक डॉक्टर वरुणेश चंद्र दीक्षित के नेतृत्व में बटुकों ने मंदिर में पहुंचकर देश के ख्याति लब्ध संगीत साधकों की प्रस्तुतियों का रस वादन किया। स्वामी लखन स्वरूप ब्रह्मचारी ने इसे हनुमान जी की कृपा और प्रोफेसर विशंबरनाथ मिश्र के आशीर्वाद का फल बताया। डॉक्टर दीक्षित ने कहा कि संकट मोचन मंदिर में बह रही शास्त्रीय संगीत की धारा का अनुभव सभी के लिए सौभाग्य की बात है। जौनपुर क्षेत्र के बदलापुर कस्बे में शुक्रवार को दुकान को लेकर पुरानी रंजिश ने हिंसक रूप धारण कर लिया। दो पक्षों के बीच लाठी डंडे और पत्थर जमकर चले, जिसमें एक महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी ले जाया गया, जहां से एक महिला समेत 2 को हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों दुकानदारों के बीच काफी समय से दुकान को लेकर विवाद चल रहा था, जो शुक्रवार को उग्र हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई और बाजार में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन हस्तक्षेप करता तो इस तरह की घटना को टाला जा सकता था। पुलिस अब मामले की तह तक जाने की कोशिश में जुटी है। के कोपागंज थाना क्षेत्र में हड़कंप मच गई। गेहूं मड़ाई को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हुई और दोनों ही पक्ष शराब के नशे में थे। बात इतनी बढ़ गई कि मारा पीटी के साथ फायरिंग तक हो गई। इलाके में अफरा तफरी फैल गई। सूचना में पुलिस मौके पहुंची और हालत काबू में की। इस पूरे मामले में क्षेत्राधिकारी घोषी ने बताया कि जांच जारी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 17/4/2025 को समय लगभग रात्रि 11:15 पर ग्राम सोरसर थाना कोपागंज जनपद मऊ के सूरभान यादव पुत्र फौजदार यादव शराब के नशे में अपने भतीजे मनीष यादव को गाली देते हुए कहे कि तुम्हारी वजह से मेरी गेहूं की मड़ाई नहीं हो सकी और मेरा गेहूं बारिश में काफ़ी नुकसान हो गया। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, जिसमें प्रथम पक्ष के राधेश्याम उर्फ गुड्डू, मनीष यादव और पंकज यादव, रामविलास यादव पुत्र श्रीराम यादव को लाठी डंडे से साधारण चोटें आई हैं तथा अभिषेक यादव उर्फ भोलू पुत्र राजेंद्र यादव के बाएं कंधे पर गोली लगी है, जिसका वर्तमान में इलाज बनारस में चल रहा है। मौके पर पुलिस द्वारा घटनास्थल करने पर
पास में ही 315 बोर का एक तमंचा व एक अदद खोखा कारतूस घटनास्थल का निरीक्षण करते समय मिला। अभी इस संदर्भ में पीड़ित पक्ष द्वारा कोई तहरीर नहीं प्राप्त हुई। तहरीर प्राप्त होते ही अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत नदेशर इलाके में 16 अप्रैल की रात एक व्यक्ति दिनेश विश्वकर्मा उर्फ गोलू पर जानलेवा हमला किया गया। पीड़िता के अनुसार जितेंद्र कुमार विश्वकर्मा उर्फ बिज्जू सहित 8 लोगों ने मिलकर पिस्टल की मुठ्ठी और लाठी डंडों से हमला किया, जिससे दिनेश गंभीर रूप से घायल होकर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि मौके पर पुलिस की ओर से कोई मदद नहीं मिली। बाद में एफआईआर दर्ज तो हुई, लेकिन हमलावरों पर मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे बचाने का प्रयास किया गया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी जितेंद्र विश्वकर्मा रेलवे में सरकारी नौकरी करते हुए दबंगई, राजनैतिक गतिविधियों और अपराधों में शामिल है। पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में हस्तक्षेप कर न्याय की मांग की है। साथ ही उन्होंने आरोपियों द्वारा मुकदमा वापस लेने के लिए धमकी देने की बात भी कही है। निकिता विश्वकर्मा है, नदेसर कैंट के रहने वाले हैं। क्या घटना हुआ आपके साथ, क्यों किसी मुलाकात हुआ है? बीते 16 तारीख को मेरे हस्बैंड को बिज्जू विश्वकर्मा, जिनकी पत्नी पूर्व पार्षद रह चुकी हैं, वो और कुछ लोग 15 लोगों के साथ आके मेरे हस्बैंड को बुरी तरीके से मारे हैं। मेरे हस्बैंड अभी भी ट्रॉमा सेंटर में बुरी हालत में भर्ती हैं। वजह क्या था मारने की? वजह मेरे हस्बैंड के साथ कोई भी रंजिश उन लोगों की नहीं थी। पिछली रंजिशों के कारण पिछली बार भी वो लोग मेरे देवर को बहुत बुरी तरीके से मारे थे और इस बार मेरे हस्बैंड को वो मारे हैं। वो बिजनेसमैन है। अच्छा, तो इसके पहले कुछ मामला था? और मेरे हस्बैंड से कुछ भी नहीं था, मेरे देवर से था। उसी के रंजिश में मेरे हस्बैंड को। ये बिज्जू कौन है? इनकी पत्नी पूर्व पार्षद रह चुकी हैं और कांग्रेस के नेता हैं। अभी रिसेंट में वो कांग्रेस के नेता हैं। अभी किससे मुलाकात हुआ आपका? अभी तो कमिश्नर से मेरा मुलाकात हुआ है उनकी अरेस्टिंग के लिए। अच्छा, तो क्या आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि मेरे हस्बैंड को जिस तरीके से मारा गया है उन धाराओं पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। छोटी मोटी धारा लगा के वो लोग अभी भी घूम रहे हैं। कल को वो लोग हम लोगों को के ऊपर भी कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरी यही मांग है कि उनको अरेस्ट किया जाए और जिस हिसाब से मेरे हस्बैंड को मारा है उनको देख करके धाराएं लगाई जाए। और बिज्जू विश्वकर्मा जो रेलवे में अभी भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं हाँ, तो मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री से कि आदित्यनाथ जी से कि उनको अरेस्ट किया जाए और उनकी जो नौकरी है वो जाए, उसको ख़त्म किया जाए। रामगढ़ के राजागंज बाजार में एक अजीब ठगी का मामला सामने आया। एक लड़के को कुछ लोगों ने लालच दिया कि हम तुम्हारे पैसे 3 गुना कर देंगे। पहले तो उन्होंने उसे एक गुलाबी पाउडर दिखाया जिसे से नोट जादू से बढ़ते हुए दिखाए, फिर बातों में फंसा कर उसे से 95,000 रुपए ले लिए। इसके बाद एक आदमी नकली पुलिस बनकर आया और उसका पैसा वाला थैला छीन लिया। जब लड़का समझा कि उसके साथ धोखा हुआ है तो उसने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक सिपाही समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 85,000 रुपए, मोबाइल और बाइक भी बरामद हुए हैं। पुलिस अब गिरोह के बाकी लोगों की तलाश कर रही है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बलिया से आई अर्चिता सिंह नाम की छात्रा अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। EWS रैंक और सभी दस्तावेज सही होने के बावजूद उसे एडमिशन नहीं दिया गया, जिसको लेकर अर्चिता बीते कई दिनों से सेंट्रल ऑफिस की सीढ़ियों पर धरना दे रही हैं। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी अपनी पूरी टीम के साथ धरने पर पहुंचे और BHU प्रशासन पर आरोप लगाया डीन और वाइस चांसलर अपने लोगों को एडमिशन दिलवाने के लिए योग्य छात्रों को बाहर कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे में न्याय नहीं मिला तो करनी सेना पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। इसी बीच करनी सेना ने सपा नेताओं के विवादित बयान को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर भी जोरदार प्रदर्शन किया। रघुवंशी ने कहा कि करनी सेना से टकराने वालों को सबक सिखाया गया है और अब सपा की बारी है। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी हमला बोला और कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए दलित बलराम ठाकुर का माहौल बनाया जा रहा है। करनी सेना ने साफ कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आज मैं वाराणसी में आया था, कमिश्नर साहब से मिलने का अपॉइंटमेंट था 1 बजे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा लेट हुए। लेट होने का कारण ये है कि एक अर्चिता नाम की बच्ची BHU कैंपस में संघर्ष कर रही है, प्रदर्शन कर रही है एडमिशन को लेकर के PhD में। वहाँ पे आने में थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन आज कमिश्नर साहब से जो दूसरा विषय था मिलने का, आपने देखा कि कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि करनी सेना वाले जहाँ मिलेंगे हम उनको जिंदा जला देंगे। विषय आप सभी को पता है कि देश के सबसे बड़ी पंचायत में रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा सिंह को जो है गद्दार कहा था।
एक अभद्र टिप्पणी की थी, उसको लेकर के करणी सेना ने पूरे देश में एक लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन मांग ये कर रही थी कि रामजीलाल सुमन जो आपने बोला गलत बोला, आप माफ़ी मांग लीजिए। लेकिन वो माफ़ी न मांगने के बजाय आए दिन कुछ न कुछ अलग अलग बयान दे रहे थे। इस बयान को लेकर के करणी सेना ही नहीं, जो सर्व समाज के लोग हैं जिनको लगता है कि राणा सांगा ने बलिदान दिया है, जिन्होंने 1517 और 1518 में बाड़ी की और खतौली के 2 युद्ध जीते थे, उसके बावजूद भी ये बता देना कि जो है बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था, यह सब सरासर गलत है। बिना इतिहास को पढ़े जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, उस बयान को लेकर के हम लोगों में घोर आपत्ति जताई है। इसी संदर्भ में आए दिन कहीं न कहीं प्रदेश के जो मुखिया हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, उनका बयान आता है कि करणी सेना गुंडों का संगठन है, आतंकवादियों का संगठन है, ये अत्याचारी हैं, ये तलवार लहराते, तरह तरह की बातें। उसके बाद इनके जो कार्यकर्ता, जब देश प्रदेश का मुखिया जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब इस तरह का बयान देंगे, तो निश्चित है कि उनके जो छोटे छोटे कार्यकर्ता वो कहेंगे कि आओ हम फलाने चौराहे पे तुम्हें जिंदा जला देंगे। और अभी आपने एक प्रकरण देखा था कि कोई एक मिश्रा जी थे बनारस वाले वो कह रहे हैं, हमारे संगठन को कह रहे हैं कुकर्मी सेना, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, उनसे कोई जान पहचान नहीं। लेकिन आपको ना, मैं देखिए, समाजवादी से कोई लेना देना नहीं है, कोई समाजवादी से लेना है, समाजवादी एक्सेप्ट में कोई, यही तो सबसे बड़ी बात है। अखिलेश भैया से फिर मैं कहना चाहता हूँ कि भैया आप जो है भाजपा से लड़ते लड़ते, कांग्रेस से लड़ते लड़ते एक संगठन से लड़ने लगे जो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, यहाँ पे वोट भी नहीं है। हम तो राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये बुद्धि की बात होती है कि आप सोचो कि आप राजनीतिक पार्टी से लड़ते लड़ते करणी सेना से लड़ने लगे, आपका मानसिक स्थिति क्या है। तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का भी चैलेंज आएगा, अगर करणी सेना को कोई ललकारेगा तो करणी सेना के लिए, मैंने एक आखिरी बात जान लीजिए आप, कि राष्ट्र नायकों के सम्मान के लिए, किसी समाज में जन्मा हो, किसी धर्म में जन्मा हो, ये राकेश रघुवंशी करणी सेना, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की टीम है, वो लड़ाई लड़ेगी चाहे किसी समाज के जन्मा हो। सुमन जी के लिए क्या मैसेज है आपका? अभी तक वो माफी नहीं मांगे। रामजीलाल सुमन से हमें माफी भी नहीं चाहिए, रामजीलाल सुमन से माफी नहीं चाहिए। देखिए, माफी उसकी होती है जो गलती करता है। रामजीलाल सुमन ने अपमान किया है जिसको कभी माफ नहीं किया जाएगा। आने वाला वक्त बताएगा। अखिलेश यादव जी का जो ये अभी देख रहे हैं ना बयान चल रहा है कि माफी, और उसके बाद वो बयान चला कि करणी सेना से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे, ये सारे बयान आप देखिएगा घुटनों के बल पे आएंगे रामजीलाल सुमन, और ना माफी मांगे। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम कोई गोली थोड़ी मारने जा रहे हैं, हमको तलवार से काटने थोड़ी जा रहे हैं। हम संवैधानिक तरीके से उनका विरोध करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस जन्म में माफी नहीं मांगेंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ अगले जन्म में भी तुमसे माफी मंगवा लेंगे। ये करणी सेना वाले हैं, माफी जरूर मंगवाएंगे। वाराणसी, जिसे विश्व का सबसे प्राचीन और सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है, आज एक गंभीर सामाजिक संकट का सामना कर रहा है। शहर में तेजी से बढ़ते मसाज, स्पा पार्लर और हुक्का बार अब सिर्फ नाम के व्यवसाय नहीं रह गए, बल्कि इन्हें आधुनिक वेश्यालय और अपराध के अड्डों के रूप में देखा जा रहा है। अविनाश मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि इन स्थलों पर खुलेआम देह व्यापार और महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, जिसमें कई सफेदपोशों की मिलीभगत होने की बात सामने आ रही है। प्रशासन भी इस पर सख्त कार्रवाई करने में असमर्थ नजर आ रहा है। ये समस्या अब शहर से निकलकर ग्रामीण इलाकों तक फैल रही है, जो भविष्य के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। समाज के सभी वर्गों से अपील की गई है कि वे इन गतिविधियों का संवैधानिक तरीके से विरोध करें और वाराणसी की गरिमा को बचाने के लिए एकजुट हो। आज किस लिए पकड़ दिया, क्या है? हम आए थे यहाँ पे पकड़ देने जेसीपी साहब को, राजेश कुमार सिंह जी को, बनारस से अवैध तरीके से क्या उस कार्रवाई के लिए आए हैं? हम उसमें कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। ये जितने भी हुक्का पार्लर, मसाज पार्लर, पैसा पार्लर जो है, ये सभी बंद होने चाहिए। बनारस शहर से लेकर देहात तक चारों फैल गया है। ये गलत बात है। ये बनारस की और सभी को बुरी बना है। मसाज पार्लर पूरी तरह से सेल्फ सिलेक्शन चल रहा है, और उसमें सफेद पोस्ट नेताओं का पूरी तरह से हाथ है, और उनके बिना शौक है और बिना उनके तवज्जो में चल रही है। उनका हाथ पूरी तरह से है। जो नेताजी को मिले हुए सफेद पोस्ट, उसकी भी जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आश्वासन मिला हुआ? साहब साहब ने कहा कानूनी कार्रवाई करेंगे, उनसे कार्रवाई करेंगे। हिंद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पीएचडी एडमिशन को लेकर फिर विवाद हुआ है। भारती भास्कर आदित्य त्रिपाठी का कहना है कि उन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म भरा था और उनका नाम वेटिंग लिस्ट में है, लेकिन एक दूसरी छात्रा अजीता सिंह को गलत तरीके से ईडब्ल्यूएस का फायदा दिया गया, जबकि उसके पास सही समय पर 2024 से 25 का ईडब्ल्यूएस
सर्टिफिकेट नहीं था, न तो फॉर्म भरते समय, न इंटरव्यू के दौरान और न ही काउंसलिंग में उसने यह सर्टिफिकेट दिया। फिर भी विभाग ने उसे 1 महीने का समय दे के बाद में बना सर्टिफिकेट मान लिया, जो नियम के खिलाफ है। मेरा नाम भास्कर त्रिपाठी है और मैं हिंदी विभाग में शोध प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ। अभी हिंदी विभाग का 21 मार्च को परीक्षा का परिणाम आया, जिसमें EWS रेडी में मैं वेटिंग में हूँ। अभी मेरे संज्ञान में आया कि एक अभ्यर्थी हैं अर्चिता सिंह, जिन्होंने फॉर्म भरते समय वर्तमान सत्र 2024-25 का EWS नहीं लगाया था जनवरी में। उसके बाद जब 2 महीने बाद वेरिफिकेशन और इंटरव्यू हुआ मार्च में, तब भी उनके पास वर्तमान सत्र का EWS का सर्टिफिकेट नहीं था। तो ऐसी स्थिति में वेरिफिकेशन कमेटी द्वारा उनको जनरल कंसीडर करना चाहिए था, ना कि EWS। लेकिन विभाग ने गलती की। यहाँ तक कि 21 मार्च को जब परिणाम आया, तब भी उनके पास EWS का प्रमाण पत्र नहीं था। परिणाम के 1 हफ्ते बाद 28 तारीख तक उनके पास EWS का प्रमाण पत्र नहीं था। 27 तारीख को के बाद 28 को जब अगले अभ्यर्थी को लिंक जानी थी जो वेटिंग में है, तो 28 को लिंक रोक दिया जाता है, 29 को लिंक रोक दिया जाता है। आपको जाना था आपका जी, और 29 को उस छात्रा का EWS सर्टिफिकेट बनता है। उसके बाद 30-31 छुट्टी रहती। 1 अप्रैल को ये सब अध्यापक मिली भगत से उसका EWS कंसीडर करा के नियम विरुद्ध उसका एडमिशन करना चाहते हैं। जब उस छात्रा के पास जिस सत्र में उसने आवेदन किया उस सत्र का EWS सर्टिफिकेट नहीं था, तो उसे जनरल में कंसीडर ना करके EWS में कंसीडर किया गया। इससे मेरा एडमिशन बाधित हुआ। ये कहीं ना कहीं मेरी अकादमिक हत्या करने का प्रयास है। और उसके बाद एक झूठा नैरेटिव चलाया जा रहा है कि मैं एक छात्र संगठन से ताल्लुक रखता हूँ, मैं ABVP से ताल्लुक रखता हूँ, इस नाते दबाव बनाया जा रहा है। सर, अगर दबाव होता तो मेरा एडमिशन सीधे हो गया होता, मैं वेटिंग में ना होता। तो जिस तरीके से महिला होने का लाभ लिया जा रहा है और नियम विरुद्ध होने के बाद भी नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, और मैं नियम संगत भी हूँ सर। ये PhD का ये बुलेटिन है मेरे पास। इसी बुलेटिन से BHU में PhD का एडमिशन होता है। इस बुलेटिन में हमको वो प्रावधान दिखा दीजिए जिसके अंतर्गत 30 दिन का समय देने का प्रावधान हो। सर, सिर्फ महिला होने से, किसी जाति विशेष होने से कोई चीज सही नहीं हो जाती है। उनको भी अधिकार है लोकतांत्रिक तरीके से वो अपनी बात रखें। क्योंकि मैं भी नियम संगत हूँ सर, तो मैं इसलिए यहाँ धरने पे बैठा हूँ, मैं पूरे तथ्यों के साथ बैठा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये बुलेटिन है, इसमें आप मुझे वो नियम दिखाइए जिसमें आपने 30 दिन का समय देने का प्रावधान हो, जिसके आधार पे आपने समय दिया है। जो विभाग ने ऐसा किया है, जो विभाग के प्रोफेसर होंगे उनका नाम बता सकते हैं? विभाग हिंदी विभाग का विषय है। तो प्रोफेसर ने ऐसा आपको बताया कि प्रोफेसर ने इनका सपोर्ट किया हुआ है? देखिए, हिंदी विभाग की चूंकि ये गड़बड़ी है, तो जो प्रोफेसर वेरिफिकेशन में रहे होंगे, विभागाध्यक्ष, मैं इसमें पूरे विभाग की संलिप्तता मानता हूँ। एडमिशन कमेटी की संलिप्तता है, क्योंकि कोई भी चीज इतनी हल्की नहीं होती कि किसी का वेरिफिकेशन अनजाने में EWS की जनरल की बजाय EWS में कर दिया जाए। ये पूरी सूची समझी रणनीति है, सुनियोजित साजिश है, और इसमें विश्वविद्यालय के भी शीर्ष स्तर पर बैठे प्रशासनिक अधिकारी सम्मिलित हैं। क्या मांग करते हैं? मैं यही मांग करता हूं कि मैं नियम संगत हूं और मेरा जो एडमिशन रोका जा रहा है उसे क्लियर किया जाए, मुझे एडमिशन दिया जाए। चंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी के छात्र नेताओं द्वारा दिए गए 5 बिंदुओं वाले मांग पत्र पर कॉलेज प्रशासन ने सहानुभूतिपूर्वक फैसला लिया। प्रशासन ने तय किया है कि आने वाले 6 महीनों में कॉलेज में स्थायी मूट कोर्ट और कंप्यूटर लैब बनवाई जाएगी। जैसे विश्वविद्यालय से उपाधि मिलती है, 1 महीने के भीतर डिग्री सेमिनार भी आयोजित की जाएगी। इसके साथ विधि के छात्रों के लिए कॉमन रूम और लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। सत्र 2025 से 26 से विधि छात्रों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी और ड्रेस कोड भी लागू कर दिया जाएगा। हमारी मांगें पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगें पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो।